Hello student, let's continue the chapter wave. In the last video, we have discussed the velocity or speed of longitudinal and transverse wave. Also, we have seen the principle of superposition of wave, which is very important. Today we are going to understand some new definition. So let us start it. Reflection of waves. All of you know the reflection topic. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप सभी ने लोअर क्लासेस में देखा है. नाउ हम देख रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स. क्या होता है रिफ्लेक्शंस जो होता है कि जब जो है कोई लाइट जो है किसी पर्टिकुलर सरफेस पे स्ट्राइक होती है, राइट, तो वो उसी मीडियम में बैक हो जाती है बट सम अदर पाथ. तो ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब रिफ्लेक्शन ऑफ वेव क्या होता है? When a wave traveling through a homogeneous medium strike the boundary of other medium, it is reflected back in the same obeying certain laws. This phenomenon is called reflection of light. मतलब जब जो है वेव जो है किसी मीडियम की बाउंड्री पर स्ट्राइक करती है तो वो क्या हो जाती है, इनका कहना है कि वेव भी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए. तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है वेव का, उसको हम दो पार्ट में देखेंगे. यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव पहले देख रहे हैं हम, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव देखेंगे. रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव में भी हम देख रहे हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड बाउंड्री. यू कैन सी हियर, डायग्राम से समझेंगे हम इस रिफ्लेक्शन को. इस रिजिड बाउंड्री के थ्रू हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं. यहाँ पर कोई ए बी जो है, यहाँ पर हमने एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग ले रखी है जिसके बी वाले पार्ट को एक फिक्स रिजिड सपोर्ट से टाइट कर रखा है, बांध रखा है, ठीक है. और ए को होल्ड करा हमने और वहाँ पर एक स्मॉल जर्क हमने यहाँ पर दिया. तो यू कैन सी हियर, यहाँ पर एक ट्रांसवर्स पल्स क्रिस्ट के फॉर्म में जो है वो फॉर्म हो जाएगी, बन गई है. और जब ये जो है ऐसा माना जाता है कि जब ये अभी तो लेफ़्ट टू राइट जा रही है, जब ये वॉल की तरफ जाएगी तो यहाँ पर बी पर आके क्या करेगी, इस वॉल को एक फोर्स लगाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि एक्शन इक्वल टू रिएक्शन. तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी क्या होगा, स्ट्रिंग पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, जिसके कारण जो वाइब्रेशन है पार्टिकल का वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. मतलब यहाँ जैसे ए से ये पल्स हमने जर्क दिया था तो ये इंसिडेंट पल्स क्रिस्ट के फॉर्म में जो यहाँ फॉर्म हुई थी वो जब बी पर गई तो इस फॉर्म में गई, यहाँ पर फोर्स लगा, फिर एक डाउनवर्ड फोर्स इमीडिएट लगा और उसके कारण ये जो वाइब्रेशन पार्टिकल थे वो रिवर्स हो गए. मतलब अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गए, मतलब ट्रफ का फॉर्म ले लिया. और ट्रफ का फॉर्म लेने के साथ साथ अभी वेव जो थी वो लेफ़्ट टू राइट जा रही थी, अब कहाँ जा रही है, राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन में जा रही है. यू कैन सी हियर. तो ये क्या हो गई, इंसिडेंट पल्स ए बी, और यहाँ पर बी ए क्या हो गई है, रिफ्लेक्टेड पल्स. इट मीन्स वेव भी क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, हमने ये देखा. और अगर किसी बाउंड्री पे से, रिजिड बाउंड्री से उसको अगर हम टाइट कर रहे हैं तो किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है, बाय द फेज डिफरेंस ऑफ फाई. मतलब ये क्रस्ट जो है वो ट्रफ के फॉर्म में जा रहा है ना, आपने क्रस्ट डाला था, मिला क्या आपको, ट्रफ. तो ये इस तरह से इसका जाना है, ये क्या कहलाता है बच्चों, फेज डिफरेंस ऑफ पाई. पाई का 180 फेज डिफरेंस से यहाँ पर वेव जो है हमको रिफ्लेक्ट होती हुई मिल रही है. तो आपको इसका कंक्लूज़न आना चाहिए कि जब जो है ट्रांसवर्स वेव का रिफ्लेक्शन किसी रिजिड बाउंड्री से होता है, इन दैट सिचुएशन क्या होगा, व्हेन अ वेव इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रिजिड बाउंड्री देन अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई इज़ प्रोड्यूस इन इट. फेज डिफरेंस ऑफ पाई प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मीनिंग क्या, क्रस्ट किस फॉर्म में गया, ट्रफ के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होने के बाद, राइट. अब इसकी इक्वेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जैसे सपोज़ करो कि कोई जो वेव है जो पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही है, तो वेव इक्वेशन क्या होगी उसकी, y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. ये हमने देखा है. अब ये जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी, तो कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगी एक
जैसे अभी लेफ़्ट टू राइट गई थी, फिर राइट टू लेफ़्ट आई, तो डायरेक्शन चेंज हो गई, तो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगी। साथ में कैसी रिफ्लेक्ट हो रही है, बाय द फेज डिफरेंस ऑफ पाई, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस पाई करा उसके लिए, और माइनस के एक्स प्लस के एक्स क्यों हो गया, क्योंकि अभी किस डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसकी इक्वेशन ये हो जाएगी, अब साइन ऑफ 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, पाई 180 को रिप्रेजेंट करता है ना, तो पाई हटा दिया हमने और माइनस यहाँ पर लगा दिया उसकी प्लेस पे 180, साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, डेट्स वाई यहाँ पर माइनस आ गया। और ये y2 जो हो गया माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, मतलब ये इंसिडेंट वेव हो गई और ये हमारी रिफ्लेक्टेड वेव हो गई। कब, जब कैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं रिफ्लेक्शन फॉर्म रिजिड बाउंड्री देख रहे हैं, तो अगर रिफ्लेक्शन हम देखें ओपन बाउंड्री से लाइक दिस, यहाँ पर ये मूवेबल रिंग है, ये अप एंड डाउन ऑटोमेटिकली हो सकती, तो ये होगी तो ये भी हो जाएगी पल्स भी, तो ये मूवेबल रिंग है। तो जब इस रिंग से जब रिफ्लेक्शन होगा लॉन्जिट्यूडनल वेव का, तो इंसिडेंट पल्स भी क्रस्ट के फॉर्म में थी और रिफ्लेक्टेड पल्स भी क्या होगी, क्रस्ट के फॉर्म में ही होगी, मतलब सेम फेज में होगी यहाँ पर रिफ्लेक्शन, बस डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, या लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तो डायरेक्शन अपोजिट होगी बट सेम क्या रहेगा, फेज। तो व्हेन अ वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन ओपन बाउंड्री देन इट्स फेज डज नॉट चेंज। आपको कंक्लूजन पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन में अगर जो है रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो रही है तो क्या कंक्लूजन है, रिफ्लेक्शन में ओपन बाउंड्री से अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसका कंक्लूजन मतलब ये पॉइंट कि सेम फेज में है और दोनों की इक्वेशन। अब जैसे यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अगर हम वेव की देखें इंसिडेंट वेव की, तो y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इसलिए नेगेटिव में है। अब यहाँ पर फेज तो चेंज नहीं हो रहा बट डायरेक्शन हो रही है, अब नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाएगी तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगी, तो ये y2 हो गई, ये रिफ्लेक्टेड वेव की हो गई। सिमिलरली सेम केस है रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव, ये तो हमने जो है किस केस में देखा, ट्रांसवर्स वेव के। अब लॉन्जिट्यूडनल वेव के केस में भी देखें तो दोनों केस हम यहाँ देखेंगे, एक तो रिजिड बाउंड्री वाला और एक ओपन बाउंड्री वाला। तो रिजिड बाउंड्री वाले के अंदर जो है यू कैन सी हियर ये कंप्रेशन जो है ये A to B है, बाद में ये रिफ्लेक्टेड वेव क्या हो जाएगी, B to A हो जाएगी। बट कैसी हो जाएगी, व्हेन अ लॉन्जिट्यूडनल वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रिजिड बाउंड्री देन अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई इज प्रोड्यूस इन इट। जैसे वहाँ जो है वह फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ था, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, फेज डिफरेंस प्रोड्यूस होगा कब, जब वो कैसी बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो रही है, रिजिड बाउंड्री से। सिमिलरली अगर ओपन बाउंड्री से ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो ओपन बाउंड्री के अंदर नो फेज चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन लॉन्जिट्यूडनल वेव देन इट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ओपन बाउंड्री। ओपन बाउंड्री में कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव के कंक्लूजन एक जैसे ही है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वेव स्टेशनरी वेव, जिसको समझने से पहले हमको एक और टर्म समझनी है, बाउंडेड मीडियम। नेम से समझ में आ रहा है, बाउंडेड यानी बाउंड कर देना, किसी पे लिमिटेशन पे डाल देना। अब ये कैसा बाउंडेड है, तो ऐसा मीडियम जिसकी बाउंड्रीज डेफिनेट हो, मतलब पर्टिकुलर बाउंड्रीज के बीच में हो मीडियम, तो वो मीडियम क्या कहलाता है आपका, बाउंडेड मीडियम। यहाँ पर जो है बाउंडेड मीडियम की बाउंड्रीज हम बना, मतलब मीडियम की बाउंड्रीज हम बना देते हैं तो वो दूसरे मीडियम से उस मीडियम को क्या कर लेता है, अलग कर लेता है, राइट। जैसे अगर हम बात करें अ स्ट्रिंग फिक्स बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट, अगर जो है हम एक स्ट्रिंग को दो रिजिड सपोर्ट के बीच में जो है फिक्स कर दें, दोनों तरफ से रिजिड सपोर्ट दे दे और उसके बीच में उसको फिक्स कर दे, तो ये हमने उसकी बाउंड्रीज बना दी वहाँ पर, तो ये मीडियम कैसा तैयार हो गया, बाउंडेड मीडियम। अब इसमें हम समझते हैं स्टेशनरी वेव क्या होती है। स्टेशनरी वेव नाम से समझ में आता है जो रेस्ट में हो, जो स्टेशनरी हो। अब कैसे, प्रोग्रेसिव वेव हमने देखा था कि मीडियम में एडवांस होती है, तो जब दो प्रोग्रेसिव वेव जो कि सेम एम्पलीट्यूड और दो फ्रिक्वेंसी की हो, किस तरह से ट्रेवल कर रही है, बाउंडेड मीडियम में ट्रेवल कर रही है विथ सेम स्पीड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर हमने दो प्रोग्रेसिव वेव की बात करी है, कैसी, जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रिक्वेंसी सेम है और वो बाउंडेड मीडियम में जो है ट्रेवल कर रही है सेम स्पीड के साथ बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो उनके बीच में सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल लगता है, दे विल सुपरपोज, और उसके रिजल्ट से जो नई टाइप की वेव मिलती है वो क्या कहलाती है, स्टेशनरी वेव कहलाती है।
और ये वेव जो होती है डज नॉट एडवांसेस इन एनी डायरेक्शन, मतलब किसी भी डायरेक्शन में एडवांस नहीं होती, क्योंकि बाउंडेड मीडियम में है ना वो, आगे तो उसको यूँ भी नहीं बढ़ना है। और एज वेल एज जो प्रोग्रेसिव वेव हमने ली है वो सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रिक्वेंसी और सेम स्पीड की लिए, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो सुपरपोज करेगी एक दूसरे के ऊपर। तो जो न्यू वेव यहाँ पर बनेगी, जिसको हम स्टेशनरी वेव कह रहे हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में एडवांस नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है। उसके बाद इसका एग्ज़ाम्पल अगर हम समझना चाहें तो जैसे कि हमने अभी बात करी थी कि किसी वायर को हमने दो रिजिड सपोर्ट के बीच में फिक्स कर दिया, उसके बाद हम उसको प्लग कर रहे हैं, खींच रहे हैं किसी पॉइंट से और फिर रिलीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होगी। ठीक है। विच इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फिक्स एंड, जो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी फिक्स एंड से। अब यहाँ पर जो है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव के सुपर पोजिशन से जो वेव बनेगी उसको क्या कहा गया है, स्टेशनरी वेव। आपने एक इंसिडेंट वेव बनाई, वो इंसिडेंट हुई फिक्स सपोर्ट के ऊपर, फिर रिफ्लेक्टेड वेव मिली आपको, और इन दोनों के सुपर पोजिशन से जो नई वेव फॉर्म हुई उसको क्या कहते हैं हम, स्टेशनरी वेव। एसेंशियल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी या नेसेसरी कंडीशन क्या है, एसेंशियल कंडीशन क्या है। तो फर्स्ट वन हमने क्या देखा कि मीडियम कैसा होना चाहिए, बाउंडेड मीडियम होना चाहिए, तो बाउंडेड मीडियम कंपलसरी है। और क्या हो सकती है इसकी कंडीशन, जो आप प्रोग्रेसिव वेव ले रहे हो वो आइडेंटिकल हो इन नेचर, मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड दोनों प्रोग्रेसिव वेव का सेम होना चाहिए, फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और दोनों ही वेव कैसी जानी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में जानी चाहिए विद द सेम स्पीड, ताकि वो एक दूसरे को सुपरपोज कर सके। राइट। अब जो स्टेशनरी वेव है उसमें दो नोड और एंटी नोड, ये टर्म हमको पढ़नी है। इसको डायरेक्ट हम डायग्राम में समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो स्टेशनरी वेव की अगर हम बात करें तो कुछ पार्टिकल जो है उनकी मीन पोजीशन से अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है उनका, ज़ीरो है। दिख रहा है आपको, ये स्टेशनरी वेव फॉर्म हुई है। अब ये स्टेशनरी वेव में कुछ पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है या एम्पलीट्यूड है फ्रॉम द मीन पोजीशन वो क्या है, ज़ीरो, या फिर कहें मिनिमम, तो ये पोजीशन कहलाती है नोड। और अगर आप देखोगे कि कुछ पार्टिकल का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम, दिख रहा है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो ये पोजीशन कहलाएगी एंटी नोड, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मैक्सिमम। तो एंटी नोड कैसे पॉइंट से, वो पॉइंट से where the displacement and velocity of the particle are always maximum। एंटी नोड पे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी, और नोड के ऊपर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी जो रहेगी पार्टिकल की वो क्या रहेगी, मिनिमम या फिर कहें ज़ीरो। एंटी नोड को ए पॉइंट से डिफाइन किया है, नोड को एन पॉइंट से। वेरी इजी डेफिनेशन लर्न करनी है आपको, ओनली पता होना चाहिए कि एंटी नोड या नोड क्या होते हैं, स्टेशनरी वेव में ये फॉर्म होते हैं। ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही। इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी देन आस्क मी। थैंक यू सो मच।